आप सभी का आज के विशेष सत्र में स्वागत है। हम सभी के बीच जो हैं उनके विषय में आप सभी को पता है, पर फिर भी मैं चाहूंगा एक औपचारिक इंट्रोडक्शन आप सभी को दूं। आज हमारे साथ हैं सम्माननीय गौरी मौलखी जी, जो भारत की अग्रणी व सर्वाधिक सम्मानित पशु अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं। गौरी जी ने अपना जीवन पशुओं की आवाज बनने और उनके लिए उनके कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाने में समर्पित कर दिया है। जिन पशुओं को अक्सर क्रूरता का शिकार होना पड़ता है उनके लिए एक मजबूत कार्यकर्ता होने के साथ साथ वे भारत के सबसे बड़े पशु अधिकार संगठन पीपल फॉर एनिमल्स के एक ट्रस्टी भी हैं। गौरी जी ने पिछले 2 दशकों में कई महत्वपूर्ण अभियानों और कानूनी लड़ाइयों में भाग लिया है, जिसमें मैं मानता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक मार्केट्स एक्ट 2017 एक बहुत बड़ा उनका योगदान है और उनकी जीत है। और उन्होंने इस पूरे संघर्ष में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही मैं जानता हूं कि गौरी जी अपने निडर अंडर अंडर कवर इन्वेस्टिगेशंस के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में जो व्यापक तौर पे अवैध पशुवध का काम होता है उसको उन्होंने उजागर किया और उससे कानूनी तौर पे भी बहुत मदद की। अपनी सुरक्षा को लेकर जो भी खतरे थे उसके बावजूद उन्होंने कई अवैध कसाई खानों में वीडियो और सबूत एकत्रित किए, जिससे कई महत्वपूर्ण कानूनी जीत हमें मिली। उनके अथक प्रयासों से अनगिनत पशुओं को बचाया जा चुका है आज तक। अपने असाधारण साहस और योगदान के लिए गौरी जी को 2018 में राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड और पशु कल्याण सक्रियता के लिए आउटस्टैंडिंग विमेन अवार्ड भी उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आइए इस असाधारण क्रांतिकारी से उनकी यात्रा को, लड़ी गई लड़ाइयों को और पार की गई बाधाओं को उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। तो गौरी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और आचार्य जी का जिन्होंने ये अभूतपूर्व प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें अच्छे लोग जुड़ सकें और अच्छी बातें कर सकें, अच्छी बातें सीख सकें और हम अपने जीवन को कुछ और इम्पैक्टफुल बना सकें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का और उन सबका जो जुड़े हैं आज ये बातें करने के लिए। नमस्ते मैम। मेरा प्रश्न केदारनाथ आपदा से है। तो जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं तो इंसानों को सब बचा लेते हैं, पर पशुओं के बारे में, जानवर के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपकी संस्था ने उस समय 6000 जानवरों को बचाया था। तो ये करते वक्त आपने वहाँ पे क्या देखा, मैं इसके बारे में जानना चाहता था। और एक और प्रश्न है कि अभी केदारनाथ में जानवरों की क्या स्थिति है? थैंक यू। थैंक यू। 2013 में, और ये प्रश्न भी कुछ कुछ पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये काम भी जो था वो बहुत ही महिला होने के नाते बड़ा चुनौतीपूर्ण था। मगर मैं कभी केदारनाथ नहीं गई थी 2013 से पहले, लेकिन 2013 में मुझे याद है एक पोल्ट्री फार्म की एक विजिट थी। वहाँ से लौट रहे थे कुछ ऑफिसर्स थे, वेटनरी ऑफिसर्स वगैरह, कुछ मेरी टीम के लोग थे और हम एक ढाबे पे से रुके थे चाय पीने के लिए। वहाँ अखबार उठाकर देखा। उस ज़माने में इतना सोशल मीडिया कुछ नहीं हुआ करता था कि ऐसे जंगल की आग की तरह खबर फैल जाए। अखबार में देखा कि केदारनाथ में आपदा आई है। सब लोग तो सोच रहे थे कि अरे इतना बड़ा तीर्थ स्थान, कितने लोग होंगे। मेरा दिमाग एकदम घोड़ों पर गया और तुरंत मैंने जितने भी वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री विभाग के वगैरह ऑफिसर्स से बात करनी शुरू करी कि कुछ तो पता चले कि वहाँ पे घोड़ों के ऊपर कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, कोई मरे हैं, क्या मरे, कुछ पता नहीं चल रहा था। ना कोई जर्नलिस्ट, ना कोई डिपार्टमेंट, कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि उन पशुओं की तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहता था क्योंकि ह्यूमन ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी। मैंने जितना वहाँ खुद देखा, मेरे अंदाज से अबाउट 40,000 लोग मरे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मर रहे हो तो पूरा का पूरा महकमा उन्हीं के ऊपर लग जाता है बचे हुओं को बचाने में। जानवर तो बिल्कुल ही भूल चुके थे सब। अब हमें
बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, बट जल्दी जल्दी एक छोटी सी टीम इकट्ठा करके हमने इतना तो किया कि गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके हम गुप्तकाशी सोनप्रयाग पहुंच गए। जहां तक रोड थी, रोड उसके बाद बह चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने का ट्रैक करने के अलावा। ऑफ कोर्स हम पूरी तरह डिजास्टर प्रिपेयर्ड थे। जो भी उस प्रकार के एनवायरनमेंट में हमें चाहिए, टेंट से लेके अपना पानी खुद बनाने तक, अपना खाना खुद लेने तक, ट्रैकिंग के, और चूंकि 24 घंटे बरसात हो रही थी तो सब प्रकार के, और फर्स्ट एड, एवरीथिंग वी हैड। लेकिन जब वहां पहुंचे तो बिल्कुल मेरी टीम के आंखों के सामने एक चट्टान बड़ी सी गिरी और नीचे एक घोड़ा और 2-3 लोग साथ में आ रहे थे, गौरीकुंड से बच के कहीं से निकल रहे थे, और वो सारे के सारे दब गए और उनकी आंखों के सामने वो गिर गए, क्योंकि वहां पूरा सब एक्टिव डिजास्टर वाज गोइंग ऑन। ऐसे नहीं था कि एक दिन डिजास्टर आया और चला गया, वो एक्टिवली चल रहा था। मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा दिन था डिजास्टर का जब हम वहां पहुंच गए थे। तो और पूरी की पूरी टीम ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमारे घर में तो बीवी बच्चे हैं, आपका तो दिमाग खराब है, आप जो मन में आए करिए, हम तो वापस जा रहे हैं। ठीक है, सब वापस चले गए। मेरे साथ बचा एक वॉलंटियर। अब जैसा कि है कि एक मानव शरीर में कितनी कैपेसिटी होती है, बस आपकी सारी कैपेसिटी यहाँ होती है आपकी इच्छा शक्ति में, कि आप कर सकते हो और सोच लो कि मुझे करना ही है तो फिर आप कर ही दोगे। अब हम वहाँ बैठ गए कि हमें तो केदारनाथ से यहाँ तक का पूरा रेकी करना है कि कितने घोड़े कहाँ फंसे हैं, क्योंकि गुप्तकाशी में बैठ के तो आपको नहीं पता कि बाकी का 14 किलोमीटर का यात्रा मार्ग कैसा है, कितने मरे हैं, कोई फंसे हैं, कि इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, किसी की टांग टूटी है और उनको लाना है तो कैसे लाना है, ये हम एक सड़क के इस छोर बैठ के नहीं अंदाज लगा सकते कि आगे का 14 किलोमीटर कैसा होगा, और पूरा पहाड़ी रास्ता। तो हमने गवर्नमेंट से मदद मांगी, आर्मी से मदद मांगी, सबने हमें बिल्कुल लाल झंडी दिखा दी कि हम तो सबको इवैक्यूएट कर रहे हैं, इंसानों को हेलीकॉप्टर से, रोप से इवैक्यूएट कर रहे हैं। अब घोड़े तो नहीं आ सकते ना हेलीकॉप्टर से ना रोप से, तो उनके लिए तो सड़कें और ब्रिज बनाने ज़रूरी हैं। ब्रिज बनाना सरकार के प्लान में भी नहीं था। हम कह रहे थे कि हम ही ब्रिज बना लेंगे, लेकिन हमें पता तो चले कि अटके कहाँ हैं और उस हिसाब से फिर हम अपने प्रेपरेशन को लेकर आए। एनीवे, 3 दिन तक लगातार सिर्फ वहाँ पे पानी, बरसात, हर चीज़ में, वहीं पे जहाँ पे पूरे महकमे का कंट्रोल रूम टाइप का बना हुआ था, उसी के आगे मैं बैठी रही। 3 दिन तक उन्होंने देखा कि ये जाने का नाम नहीं ले रही है और चिल्ला चिल्ली कर रही है, तो उन्होंने कहा अच्छा हम भेज देंगे ऊपर, लेकिन आपको लिख के देना होगा कि आप मरी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने कहा खुशी से लिख के देती हूँ, मरी तो अपनी जिम्मेदारी से जा रही हूँ। और फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया उस पूरे यात्रा मार्ग में ऊपर जाने के लिए, ये देखने के लिए कि कहाँ घोड़े फंसे हैं, जिससे कि मेरी टीम मैं वापस हायर करके ला सकूं और फिर ब्रिज बना सकूं, जिससे कि उन घोड़ों को इवैक्यूएट कर सकूं। इट वॉज शेयर विल पावर, देयर वॉज नथिंग, मेरे अंदर ना इतनी ताकत थी, ना मुझे पता था कि ब्रिज बनाने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, और ना मुझे, मेरी टीम अभी अभी मुझे पूरी छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि उनके दिल हिल गए, वो चले गए। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं टीम कहाँ से लाऊंगी, बस मुझे ये पता था कि मैं कर लूंगी। दृढ़ निश्चय अगर कर लें तो कोई, हर चैलेंज बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हम चले गए। एक वॉलंटियर जिसको भी मैंने कहा था कि तुम बेटा 19 साल के हो, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगी, तो तुम भी चले जाओ, तो उसने कहा नहीं मैं तो साथ में ही चलता हूँ करके। सो बोथ ऑफ अस वेंट, जान हथेली पर लेकर हमने आइडेंटिफाई किए कहाँ कहाँ घोड़े अटके हैं। हमने रामबाड़ा का क्षेत्र रेकी किया जहाँ पे ज़्यादातर घोड़े, बेसिकली सड़क ऐसे हो गई थी जैसे शेल्फ हो, बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ की दीवार पे छोटी सी शेल्फ जैसी सड़कें रह गई थी, क्योंकि नाले आने की वजह से जगह जगह से टूट चुकी थी, और उन शेल्फ पे घोड़े अटके हुए थे। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी है, दोनों तरफ खाई है, कहाँ जाएं। फिर वापस देहरादून जाकर फिर से टीम रीअसेंबल करी।
स्ट्रैटेजाइज किया आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के कि क्या किस तरह हम इनको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं ले जा सकते। कहीं ना कहीं से जब आप ठान लेते हो तो हर चीज़ का इंतज़ाम भी हो जाता है। फिर से वापस गए और फिर वहाँ 1 महीना रह के तब तक काम करते रहे जब तक उस पूरे क्षेत्र के आखिरी घोड़े तक को बाहर नहीं निकाल दिया। उससे पहले जरूर हुआ था जब रेकी का वो था, जब हम वहाँ धरना देके बैठे हुए थे कि हमें तो जाना ही है देखने के लिए। आप पूरे क्षेत्र को लाशों में नहीं तब्दील कर सकते। वहाँ जो जिंदा हैं, भले ही वो 4 पैर के हों, उनको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। उसी दौरान एक छोटी सी घटना घटित हुई थी। सोन नदी, सॉरी, मंदाकिनी में सोन गंगा नाम की एक नदी आके मिलती है। उस जगह को बोलते हैं सोन प्रयाग। तो सोन गंगा के ऊपर से कुछ लोग क्रॉस करना चाह रहे थे नदी को, और दूसरी तरफ थे, और नदी बहुत उच्छृंखल हो रही थी। बहुत पत्थर चूंकि होते हैं उस ऑल्टीट्यूड पे, तो बहुत शोर करती है नदी चलते समय। पत्थरों का शोर होता है, पानी का शोर होता है, सुनाई कुछ नहीं पड़ता, बहुत डेफनिंग नॉइज होती है, वो भी तब जब बहाव इतना तेज हो। तो दूसरी तरफ से कुछ लोग जो आ रहे थे, उनको इधर एनडीआरएफ वाले रस्सी से, रोप से लाना चाह रहे थे, और उनके सामने उनके साथ में एक कुत्ता था। और रस्सी से, अगर रोप से ये साधु वाधु और कुछ लोग और थे, वो आ जाते तो कुत्ता तो वहां रह जाता। और पीछे एक्टिव लैंडस्लाइड हो रहा था, पत्थर गिर रहे थे। ये लोग भी कभी भी किसी पत्थर की चपेट में आ सकते थे, कुत्ता भी आ सकता था। और क्यों हम अंतर करें इसमें उसमें? मेरे लिए तो कोई अंतर नहीं था कि इंसान है, कुत्ता है, दोनों की जान है, दोनों को कष्ट होता है, दोनों को पीड़ा होती है। तो ठीक है, हम उनको भी बचाएं, लेकिन इसको भी तो बचा लें। तो एनडीआरएफ वाले और जो एक वहाँ पे आर्मी के एक ऑफिसर थे, उनको लगा कि मैं बहुत नाजायज़ बात कर रही हूँ और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तब हमने थोड़ा सा जिसे कहते हैं अनाधिकार चेष्टा, सरकारी भाषा में इसको अनाधिकार चेष्टा कहते हैं। आई वॉज कैरिंग फॉर माई ओन प्रोटेक्शन एक छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा सा खुकरीट जैसा नाइफ अपनी बेल्ट में। तो मैंने रोप को पकड़ा जो रोप से वो ला रहे थे, और मैंने अपना नाइफ उस पर लगा दिया। मैंने कहा कोई कुत्ता नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा, और यहाँ पे कोई नेटवर्क तो है नहीं, अब आप फ़ोन कर लीजिए जिसको करना है, क्योंकि आएंगे तो सब आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। थोड़ी, जैसा कि मैं कह रही हूँ, अनाधिकार चेष्टा थी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लोगों को करना चाहिए। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी, और उस एक्सट्रीम सिचुएशन में एक एक्सट्रीम रिएक्शन था मेरा, क्योंकि एक हेल्पलेसनेस जब आपको घेरने लगती है तो फिर आप उसको उसमें सरेंडर नहीं करते हो, आप कहते हो कि मैं इस हेल्पलेसनेस को हेल्पलेस कर दूंगा। वो सिचुएशन थी मेरी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू फील कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऑप्शन नहीं है, कुछ तो होना ही होगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो भी कुछ होगा। सो उस सिचुएशन में जब ऐसा कदम उठाया तो उन सबको भी लगा, वो जो आर्मी के ऑफिसर थे, ही वाज अ कर्नल एक्चुअली, उनको भी लगा कि कुछ तो है, चलो कुत्ते को भी ले आओ, वरना तो ये कुछ गड़बड़ करेगी। तो वो कुत्ता भी रोप से आया। उसके बाद पूरी एनडीआरएफ की टीम ने बैठ के उस कुत्ते के साथ फोटो खिंचाई और बड़ा सेलिब्रेट किया, विच वॉज वेरी नाइस। एंड वी ऑल क्राइड, हम सब रोए कि इतने मर रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक जान तो बचा पाए। तो दैट वाज एनकरेजिंग बेसिकली। उसके बाद जब हम 1 महीने के एक्सटेंडेड पीरियड तक वहाँ रहे, रामबाड़ा में, घिनौर पानी, जंगल चट्टी, उस पूरे एरिया के जंगलों को स्काउट करके एक एक जानवर को निकाल के उनको चौमासी का एक और हाईलैंड पास्चर है वहाँ पे, चौमासी का बुग्याल, वहाँ तक लेके आए और उनको रिहेबिलिटेट किया। उसके बाद वो उनके मालिक या बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे उनको पालने वाले, वो ले गए। लेकिन कम से कम वहाँ खड़े खड़े जिस तरह वो मर रहे थे, और कितनों की लाशें तो ऐसी थी कि शायद हमारे पहुँचने के 2-3 दिन पहले ही मर गए हों। इट वॉज हॉरिबल।
हाई कोर्ट का आदेश था कि यात्रा मार्ग पर सिर्फ 4000 खच्चर ही एट एनी गिवन पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपदा आई वहाँ पे 14000 से ऊपर खच्चर थे, इसीलिए वायलेशंस थे, इसीलिए मोर्टेलिटी भी ज़्यादा थी। उसके बाद हमें लगा कि पॉलिसी में है ही नहीं कहीं के जानवरों का भी बचाव करना है। आपदा प्रबंधन की जो पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, उसमें कहीं पे भी नहीं था कि जानवरों को, लाइव स्टॉक को, कंपेनियन एनिमल्स को, स्ट्रीट एनिमल्स को भी बचाना है। बस ह्यूमन ट्रेजेडी प्रिवेंट करना है और प्रॉपर्टी को डैमेज से प्रिवेंट करना है। तो जानवरों को ही क्यों छोड़ें? तब उस समय हमसे सरकार ने कहा था कि आपको जो भी करना है आप करिए, इतना चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहे हैं, आपको बताइए कितने पैसे चाहिए तो हम दे देते हैं, आप प्रोजेक्ट लगा दो। हमने कहा हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप अपने पॉलिसी को अमेंड करिए, आइंदा कोई आपदा आए तो आप पशुओं को भी बचाएं। हर जगह हर समय हमारे जैसे कोई संस्था खड़ी होगी या कोई व्यक्ति खड़ा होगा, नहीं हो सकता। ये सिस्टम में आनी चाहिए बात, ये व्यक्ति पे निर्भर नहीं होनी चाहिए या संस्था पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, ये डीएनए में होनी चाहिए सरकार के कि हम जहाँ पे जानवरों को, जहाँ पे हम इंसानों को बचाएंगे वहीं हम जानवरों को भी बचाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी डिपार्टमेंट का मैंडेट है। तो फाइनली वो चीजें पॉलिसीज में आई। इसीलिए जब कोविड के दौरान सड़क पे जानवर भूखे मर रहे थे तो उत्तराखंड में हर डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने अपने फंड में से 5-7 लाख 10 लाख रुपए निकाले और सड़क के कुत्तों को फीडिंग के लिए एलोकेट किए, संस्थाओं को दिए। कई और स्टेट्स ने भी ऐसा ही किया। यूपी में भी ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे दिए गए संस्थाओं को सड़क के जानवरों को फीड करने के लिए, क्योंकि वो एक आपदा ही थी। अभी क्या है कि केदारनाथ एक परपेचुअल आपदा की स्थिति में है। वहाँ आपदा ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे आपदा इंसानों की बनाई हुई है। लोग तीर्थ को तीर्थ समझ के नहीं कर रहे हैं, लोग ऐसे ही हॉलीडेइंग में पहुंच जा रहे हैं। लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि परसेंटेज ऑफ पीपल जो चल पाते हैं 14 किलोमीटर इतनी कठिन यात्रा मार्ग पे, वो कम है, और परसेंटेज ऑफ लोग जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए हैं या चलने के काबिल नहीं है फिर भी आए हैं और घोड़े पर जाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। चूंकि वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, दिन के 50,000 लोग आज के डेट में केदारनाथ यात्रा पर हैं, रोज 50,000। उनमें से कम 8-9 हज़ार को तो मिनिमम घोड़ा चाहिए ही चाहिए। 8-9 हज़ार घोड़े की कैपेसिटी नहीं है उस यात्रा मार्ग की। कहीं कहीं पे तो इतना संकरा है जैसे बस 4-5 फुट चौड़ा है यात्रा मार्ग, तो 2 घोड़े आपस में एक दूसरे के साथ निकल भी नहीं सकते, सिंगल एंट्री टाइप का हो जाता है। ऐसे जगह पर इतने सारे घोड़े होना तो रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अस्पताल बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे डॉक्टर खड़े करे जा सकते हैं, वो जगह इस काबिल नहीं है। भुरभुरे से पहाड़ हैं उत्तराखंड के, थोड़ा सा पानी बरसता है पत्थर गिरने लगते हैं, लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, घोड़े फिसल फिसल के नदी में गिरते हैं। कैपेसिटी से ऊपर हम जब भी जाएंगे, अब जैसे हमने कोर्ट में केस लड़ा, हाई कोर्ट में बहुत अच्छे ऑर्डर्स प्राप्त किए कि गर्म पानी उपलब्ध होगा, कैपेसिटी निर्धारित कर दी जाएगी, कैपेसिटी 5,000 पे निर्धारित की गई, कैपेसिटी के अनुसार शेड्स बनाए जाएंगे, गर्म पानी की उपलब्धता होगी, क्योंकि घोड़ों को कोलिक हो जाता है जब वो ठंडा पानी पीते हैं ठंडे मौसम में, तो उनको पेट में मरोड़ हो जाते हैं और फिर उनको 15 मिनट से लेके 2-3 घंटे तक की जिंदगी बाकी रहती है। कोलिक को अगर ट्रीट एकदम से नहीं किया गया तो वो तुरंत मर जाते हैं, और ट्रीट करने के लिए डॉक्टर कहाँ है। और अगर कहीं यात्रा मार्ग में ऊपर लिंचोली या भीमबली के आसपास कहीं कोलिक हो गया तो निश्चित मौत है, क्योंकि कोई नहीं बचा सकता फिर वहां। तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा घोड़े उतने ज्यादा मौतें, क्योंकि जो प्रेपरेशंस हैं वो तो 5,000 के लिए की गई है ना। 8,000 या 9,000 या 10,000 चलेंगे तो प्रेपरेशंस कम पड़ जाएंगी,
और बाकी के घोड़े क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर 3,000 सफर करेंगे, फिर वो सारे सफर करेंगे। तो अभी भी ये चल रहा है। जरूर हाई कोर्ट ने मेरी पिटिशन पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं। एनफोर्समेंट बहुत डिफिकल्ट है उस जगह पर, क्योंकि वहाँ की टेरेन ऐसी है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को के साथ मिलकर वहाँ पे एक अस्पताल खोला है, यात्रा मार्ग से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन वहाँ 30-35 घायल खच्चरों को रखा जा सकता है। इनफैक्ट कल ही मैंने ट्विटर पे एक कल का केस ही डाला, जो एक घोड़ा रेस्क्यू किया, उसका पूरा खुर सड़ा हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे, और उस पर भी कोई आदमी बैठा कर उसका मालिक ले जा रहा था। तो वहां पे इकोनॉमी बहुत अलग ढंग से चलती है, और ये मैंने 2013 में नहीं डिस्कवर किया था, ये मैंने अब डिस्कवर किया। 2013 में मुझे अकर ही नहीं किया, ऐसा मैंने तार से तार जोड़े नहीं कि ये लोग क्यों नहीं बचा रहे हैं अपने घोड़ों को। अगर 40-50 हजार का खच्चर या घोड़ा है किसी का, तो वो खुद क्यों नहीं तिलमिला रहा उसको बचाने के लिए? मैं क्यों तिलमिला रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ, मैं क्यों अपनी जान हथेली पे रख रही हूँ? ये लोग खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे तब ना समझ में आया, ना मुझे इतना ज्ञान था। उसके बाद 2022 से अब तक काम करने के बाद समझ में आया कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इनको देता है इंश्योरेंस, घोड़ों का लाइफ इंश्योरेंस। घोड़ा जिंदा है तो कमा के दे, और मर गया है तो सरकार उसका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा इनको दे देगी, घोड़े के ओनर को। इसलिए ये तो अगर लेम हो जाए घोड़ा, तभी भी उसको चलाते रहते हैं। अगर वो चलने के बिल्कुल भी काबिल ना रहे, तो एक कोने में बांध के उसका खाना पीना बंद कर देंगे, क्योंकि इलाज कराना महंगा पड़ेगा। वो मर जाएगा और सरकार से पैसे मिल जाएंगे तो नया घोड़ा ले लेंगे। तो वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मर जाए। ये ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार की तरह रख रहा है और उससे कमा रहा है तो उसको खिला भी रहा है। ये बहुत ही यूटोपियन थिंकिंग है, ऐसा जमीन पे होता नहीं है। और इतने लालची लोगों को हमने पिछले साल देखा, जिनके मरते हुए घोड़ों को फाइनली हमने खरीदा पैसे देकर, कि जो आपको चाहिए इंश्योरेंस के पैसे हम दे देते हैं, लेकिन इसको जिंदा, इसकी जिंदगी पे छोड़ दो, हमें दे दो। वो घोड़े आज तक हमारे पास हैं, लेकिन कितना कर सकेंगे? आफ्टर ऑल एक संस्था कितने घोड़े खरीद सकती है और कितनों को रख सकती है? एक कैपेसिटी हमारी भी है। इस साल कुछ सीजर्स हुए हैं, कुछ सख्ती ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के ही ऑर्डर्स के हवाले थोड़ा ज्यादा एक्ट कर रही है। एनजीटी ने भी कुछ ऑर्डर्स दिए हैं। केसेस अभी दोनों कोर्ट्स में लाइव हैं। हम उनको प्रेशर में लेकर थोड़े थोड़े अच्छे एसओपीज बनवा रहे हैं, लेकिन बेस्ट तो यही है कि बैन हो जाए, घोड़े चले ही ना केदारनाथ में, ना हेमकुंड साहब में, ना वैष्णो देवी में, ना अमरनाथ में, ना पहलगाम में, ना माउंट आबू में, ना माथेरान में, ना कहीं पे भी, कहीं भी क्यों चले। मगर डेफिनेटली जब तक लोग डिमांड करते रहेंगे ये चलता रहेगा। और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम तमाम मीडिया का उपयोग करते हैं, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। बहुत सारी अवेयरनेस फैली भी है 2022 से, जब हमने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो बहुत अवेयरनेस फैली पिछले 2 साल में। ये जो लाशें वहां पे बिछती हैं और नदियों में फेंकी जाती हैं, मंदाकिनी में लाशों के ढेर, यहाँ तक कि दूर से देखने में लगता है कि पत्थर हैं, चट्टाने होंगी, लेकिन थोड़ा पास से देखें तो ऊपर से फेंके हुए घोड़े की लाशें हैं। गौरीकुंड, जहाँ पे धार्मिक भावना है लोगों की स्नान करने की, गौरीकुंड में मंदाकिनी आती है, वहां पे स्नान किया जाता है। वहां पे कोई स्नान नहीं कर सकता है आज की डेट में, क्योंकि उसके पूरे घाट का जो है वो कब्रिस्तान बना दिया गया है, और वहां पे मैगट्स जो होते हैं वो कुल बुलाते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, कोई बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोदा जा सकता, इसलिए घोड़े की लाश दबानी होता है। ऐसी छिछली सी गड्ढा खोद देते हैं 3-4 फुट का, उसी में घोड़े को डाला तो 3-4 फुट का तो घोड़े का ही शरीर हो गया, और उसको मिट्टी से ढक दिया। लेकिन जब लाश
सड़ती है तो गैसेस बनती हैं, गैसेस बनती है तो वो फूलती है फटती है, और जब वो फूलती है फटती है मक्खियां बैठती हैं तो वो पूरे वातावरण को दूषित करती है। और आज के डेट में अगर आप गौरीकुंड में नदी के पास जाओगे तो सड़ी हुई लाशें ही सूंघ पाओगे, और क्या ही वहां पे धार्मिक स्नान तो कौन ही कर सकता है। फिर भी लोग हैं अंध भाव से चल पड़ते हैं, चलने के काबिल हो चाहे ना हो चल पड़ते हैं। कभी हेलीकॉप्टर भी कौन सा बहुत बढ़िया तरीका है तीर्थ करने का। वो पूरा एरिया जो है, जो केदारनाथ का एरिया है, वो एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। तो वहां पे बहुत प्रकार के भालू और लेपर्ड्स, बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ वहां पे हैं जिनको ये ह्यूमन एक्टिविटी पसंद नहीं है, और खास करके वो हेलीकॉप्टर से डरते हैं। तो जब वो उनके सारे कार्यकलाप रुक जाते हैं जब हेलीकॉप्टर्स निकलते हैं, क्योंकि वो उससे वाइब्रेशंस होती हैं और वहां से वो उस जगह को छोड़ के भाग जाते हैं वगैरह करके। सो जब कोई अपने शरीर को स्वयं नहीं ले जा सकता है अपने दम पर मंदिर तक, तो फिर जाना ही क्यों? तो फिर एक तस्वीर लगा दें घर में और तस्वीर की पूजा कर लें, उतना ही क्यों नहीं काफी है अगर देखना ही है भगवान को तो। और जिस देव के जैसा रूप है उसको वैसे रहने दिया जाए। आज के डेट में मेला लगा रखा है केदारनाथ पे, क्या शिव जी का ऐसा रूप है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो मस्त मलंग पहाड़ में रहने वाले, और कहाँ उनको बिल्कुल हमने गाजियाबाद बना दिया है उसको। तो मुझे लगता है कि हमने उस तीर्थ को बर्बाद कर दिया है, और जिन घोड़ों की लाशों पर हम उसको बर्बाद कर रहे हैं वो उलट के 2013 में जैसे रुद्र रूप हमने देखा था वही वैसा ही कुछ हम फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम इतने बेशर्मी के साथ वो करे चले जा रहे हैं। और हमारी पब्लिक मेमोरी इतनी छोटी है कि हम भूल गए कि 10 साल पहले क्या हुआ था, हम फिर से उसी काम को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं एक बहुत ही सोचने वाले लोगों की कमी हो रही है पब्लिक में। कोई सोच के नहीं कर रहा है काम कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, जानवर की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं का भी अपमान कर रहे हैं, हम उस पौराणिक जगह का अपमान कर रहे हैं, हम उसको दूषित कर रहे हैं। हमें पता है कि वहां कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, हम फिर भी वहां पे अपना शरीर लेकर जा रहे हैं और वहां पे अपना मलमूत्र छोड़ के आ रहे हैं। उस स्थान पे जिसकी हम पूजा करने की का क्लेम करते हैं, हम वहां पे अपना मलमूत्र छोड़ के आ रहे हैं। हमें मालूम है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ दैट, देयर इज नो एसटीपी, और वो सब अनट्रीटेड हमारे पूजनीय रिवर में जाएगा, मंदाकिनी में। मंदाकिनी जो जाके अलकनंदा से मिलती है, जो जाके फाइनली भागीरथी से मिलती है और गंगा जी बनाती है, उसका गंगा जल हम पीते हैं, क्या उसमें हमारा ही फीकल मैटर हमारे मुंह में नहीं जा रहा? ये सब सोच के कभी लगता है कि लोग बस बिना सोचे समझे ट्रैवल प्लान्स बनाने में विश्वास रखते हैं कि अच्छा चलो अभी कोई नया, अब कभी अंडमान चल दिए तो कभी कहीं चल दिए। ये तो सोचें कि हमारे जाने से क्या हमारा शरीर है उधर जाने के लायक? पहले लोग जाते थे तीर्थ पर, सब अपने काम काज निपटा लेने के बाद, बच्चों को सेटल कर दिया, सब काम हो गया, उसके बाद तीर्थ पे गए अपनी जान अपने जिम्मेदारी पर उठाकर, ये कह के कि हम पता नहीं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, अब हम जा रहे हैं भगवान से मिलने, अपने आध्यात्मिक परसूट में जा रहे हैं, हम अपना कुछ खोजने जा रहे हैं, हम अपने आप से मिलने जा रहे हैं अपने सारा काम खत्म करने के बाद। दैट मेड सेंस टू मी। बट अब तो सिर्फ एक दर्शन की होड़, दर्शन नहीं होता है तीर्थ। हम घोड़े पे बैठ के चले गए और हमने मूर्ति को झांक के देख लिया, ये तो कोई तीर्थ ही नहीं है ना। तीर्थ तो पूरी जर्नी है जो आपने अपनी टांगों पे की हो, वो पूरा दर्द है जो आपने सहा हो, और उससे आपको कोई आत्म बोध हुआ हो, वो तीर्थ है। वो तो हम समझते ही नहीं है। अब मुझे लोगों में वो दिखाई ही नहीं पड़ता।
और वो बहुत दर्दनाक विषय है। जब तक वो रिवर्स नहीं होगा तब तक घोड़ों को कोई नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी, आई जस्ट डाइग्रेस्ड इनटू माय ओन पेन बिकॉज मुझे केदारनाथ एक बहुत ही सेंटिमेंटल टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि बहुत समय लगाकर बहुत कोशिशें की हैं और वहां पे मुझे लगता है कि बहुत कंसर्टेड एक्शन करना है। लोगों में जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि कोई घोड़े पे जाए तो वो शर्म के मारे उतर जाए घोड़े से। लेकिन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, पिछले 2 साल से बहुत बेहतर हुआ है। पिछले 2 साल से टोका टाकी बढ़ गई है। जब कोई घोड़े पे बैठता है तो 4 लोग तो डेफिनेटली टोकते हैं। लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, बातचीत शुरू करी है। 2 साल पहले हम नहीं देखते थे ये सब। बट ये और भी जगह जरूरी है, ये वैष्णो देवी में भी जरूरी है, ये अमरनाथ में भी जरूरी है, ये हेमकुंड साहिब में भी जरूरी है, ये हर जगह जरूरी है जहां हम जानवरों का बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ तीर्थ के लिए नहीं, इन बेचारों का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। टांगों में, बिहार में एक जगह है रक्सौल नाम की, कहीं कहीं पे भी रूरल बिहार में हम जाएं, भी रूरल यूपी में जाएं, नेपालगंज की तरफ या मोतिहारी, बेतिया, तमाम तरह के रूरल एरियाज में जाएं तो बहुत इस्तेमाल है टांगों का। टांगे जो चलते हैं, जिनको घोड़े खींचते हैं, एक को देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं गया। ऑल्दो मैं घर से अपने किसी भी उससे बहुत दूर थी, सपोर्ट सिस्टम से बहुत दूर थी, नेपाल के बॉर्डर पे बिहार में कहीं एक रक्सौल नाम की जगह पर, और वहां पे एक टांगे में 15 लोग लदे हुए थे। उस घोड़ी की हालत ऐसी थी कि उसकी शरीर में ऐसा कोई 5 इंच का स्पॉट नहीं था जो चोट के बगैर हो। फटी हुई हालत थी उसकी, चिथड़े उड़े थे उसकी चमड़ी के भी, सारे रिब्स दिख रहे थे, खुर टूटे हुए थे, लंगड़ा लंगड़ा के पता नहीं कितने ही लोगों को वो ढो रही थी। लोग एक दूसरे की गोदियों में चढ़ चढ़ के बैठे हुए थे और उसका बेशर्मी से उसका मालिक उसको हार्नेस खींच के चलने के लिए मजबूर कर रहा था। उस समय फिर थोड़ा अनाधिकार चेष्टा करते हुए मैंने थोड़ा सा कानून अपने हाथ में लिया और उसके बाद पुलिस वगैरह को बुलाकर तुरंत सबको उतरवाया, उसको खुलवाया। फिर उसको वहां छोड़ के भी नहीं आ पाई। कोर्ट से परमिशन ली कि हम उसको देहरादून लेकर जाएंगे सैंक्चुरी में। कोर्ट ने परमिशन दी। उसके बाद मेरी पूरी टीम आके उसको वहां पे ट्रक में अच्छे से बैठा के उसके साथ बैठ के 3 दिन की जर्नी करके देहरादून लेके आया। और फिर वो पूरी जिंदगी उसने अपनी हमारे सैंक्चुरी पर, जो इक्वाइन सैंक्चुरी देहरादून में, वहां बिताई। बट जो मुझे बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, वो सबको क्यों नहीं बुरा लगता? ये एक अवेयरनेस का विषय है और ये अवेयरनेस हम जितनी फैला सकें उतनी कम है। कि कोई काम करते करते मर जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है? कि किसी की, ये तो वही हुआ जैसे हम स्लेव्स के बारे में कितना बुरा सोचते, कितना बुरा है कि हम किसी से स्लेव जैसे काम कराएं। इनकी स्लेवरी तो इनकी मौत तक है, ये तो काम करते करते मर जाते हैं। अक्सर घोड़े का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है पहाड़ में जब वो सवारी लेके जा रहा होता है, क्योंकि कोई भी उसका एक ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करता। बहुत आसानी से ट्रेडमिल टेस्ट हो सकता है घोड़ों का। उनको एक सड़क, इंक्लाइंड सड़क पे पहले हार्ट बीट नापी जाए, फिर उनको चलाया जाए और फिर रेस्ट करने के बाद फिर हार्ट बीट नापी जाए कि क्या उसकी हार्ट बीट वापस आ गई कि नहीं नॉर्मल पे। ये एक बेसिक ट्रेडमिल टेस्ट होता है देखने के लिए कि उसकी क्षमता है कि नहीं भारी काम करने के लिए इतने ऑल्टीट्यूड पे जहां पे हवा थिन है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई नहीं करता। अब हमने जबरदस्ती शुरू किया है, तो किन्हीं चुनिंदा घोड़ों को जहां उनको लगता है कि कुछ डिजर्विंग है या ये गड़बड़ लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। आईटीबीपी को बुला के प्रशिक्षण करवाया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स का कि इनको ट्रेन किया जाए कि ट्रेडमिल टेस्ट करते कैसे। इनको लगा कि ट्रेडमिल लानी पड़ेगी बहुत बड़ी और उसमें ट्रेडमिल पे भगाना पड़ेगा उसकी हार्ट बीट टेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, वो एक सड़क का हिस्सा चुनना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर इंक्लाइन पे हो, फिर नीचे उसकी हार्ट बीट मेजर करें, चलाएं
और उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर हार्ट बीट मेजर करें। इतना सिंपल सा तरीका है। प्रोटोकॉल उसका जो प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, आईटीबीपी वगैरह, उन्होंने बनाया हुआ था। उसके अलावा भी कोलिक कैसे एड्रेस करना है, हूफ केयर कैसे देखना है, लेम हॉर्सेस का क्या करना है, ग्लैंडर्स जो एक बिल्कुल ही घातक बीमारी है उसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं हम। ग्लैंडर्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, घोड़ों को हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी होती है और उसका सिम्टम होता है नेजल डिस्चार्ज, और अगर वो है किसी घोड़े को तो उसकी मौत निश्चित है। ये अंग्रेजों के जमाने का एक एक्ट हुआ करता था, ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट, कि जैसे ही किसी घोड़े को ग्लैंडर्स हो उसको तुरंत यूथेनेसिया कर दिया जाए, दया मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि उसके बचने का कोई उपाय होता ही नहीं है। और बचने का तो छोड़िए, ये एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसानों को लग जाती है, और इंसानों को भी अगर लग गई तो ऐसे ही जुकाम जैसे, फ्लू जैसे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन बचना नामुमकिन है। लेकिन इंसानों में ग्लैंडर्स के टेस्ट ही नहीं होते। हम सिर्फ रैंडम एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया को टारगेट नहीं करते, जो हमारे यूजुअल एंटीबायोटिक्स हैं जो हम खाते हैं। और ऐसे ही सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में फ्लू से मृत्यु हो जाती है इंसानों की भी, और ब्रोंकियल या एस्थमेटिक या कुछ ऐसे रीजंस बता दिए जाते हैं। इट्स डेफिनेटली अ लंग सिचुएशन, बट ग्लैंडर्स की तरह उसको डायग्नोज ही नहीं किया जाता। घोड़े में डायग्नोज करने के लिए लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स हिसार, वो एक ही लेबोरेटरी थी। अब हमारी परसिस्टेंट किच सुनने के बाद उत्तराखंड ने अपनी एक लेबोरेटरी ग्लैंडर्स के लिए स्थापित कर दी है, और अब ज्यादातर घोड़ों का ग्लैंडर्स टेस्ट किया जाता है। कुछ तो अनरजिस्टर्ड यहाँ वहां से पहाड़ी मार्गों से चोरी छुपे जो पहुंच जाते हैं, वो अभी भी ग्लैंडर्स टेस्टेड नहीं होते, लेकिन अधिकतरों को अब ग्लैंडर्स टेस्ट किया जाता है। वैष्णो देवी में अभी भी ग्लैंडर्स टेस्ट नहीं होता, अमरनाथ में अभी भी ग्लैंडर्स टेस्ट नहीं होता। आप दूसरे हिल स्टेशंस में जाएं और वहां पे लोग मजे से, कभी जिंदगी में घोड़े पे नहीं चढ़े होंगे, लेकिन पहाड़ पे जाके तो उनको घोड़े पर ही बोझ बनना है, वो नहीं जानते कि ग्लैंडर्स टेस्ट नहीं होता। ग्लैंडर्स अच्छी खासी प्रेवलेंट डिजीज है। दिल्ली तक के घोड़ों में ग्लैंडर्स का प्रेवलेंस पाया गया है। जो दिल्ली में सब्जी मंडियों वगैरह में टांगे चलते हैं, सब्जियां बिकती हैं, पुरानी दिल्ली में माल ढोने के लिए भी टांगे इस्तेमाल होते हैं, उनमें भी ग्लैंडर्स टेस्ट नहीं किया जाता। ये मैटर अब हम हाई कोर्ट लेकर गए हैं और अब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में ये चल रहा है। बट ये चुनौतियां हैं अभी सामने, और ये अवेयरनेस आते आते जाएंगी। बहुत सारे इश्यूज हैं केदारनाथ को लेके, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गई, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गई, बट आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।